मैंने सेकंड T20 मैच के बाद ही कहा था कि ये लोग जायसवाल को टीम में लाने के लिए रियान पराग को बाहर करेंगे। कहा था कि नहीं? इतना बिजार बैटिंग ऑर्डर मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। कल शुभमन गिल एज ए कैप्टन करके रहा था। मतलब लोग पागल हो जाए। मुझे पता है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जिम्बाब्वे तो है, लेकिन ये सब डिसीजंस की वजह से ना बहुत सारे यंगस्टर्स का करियर खराब हो जाता है। यंगस्टर को फिर मौका नहीं मिलता है। शुभमन गिल का फंडा तो सिंपल है कि मैं कैप्टन हूं, मैं ही ओपनिंग करूंगा। मेरा रन नहीं आ रहा है, मुझे T20 टीम में जगह बनाना है, तो मैं पहले अपने आप को आगे रखूंगा। टीम जाए बाहर में, मैं पहले खुद को ऊपर रखूंगा। और एक सौरव गांगुली थे, एक MS धोनी थे, जो अपने बैटिंग पोजीशन को, अपने फेवरेट बैटिंग पोजीशन को परमानेंटली सेक्रीफाइस किया था यंगस्टर्स के लिए, परमानेंटली। इसलिए सब कैप्टन नहीं बनते। इसलिए ना, कैप्टन बनने के लिए स्पेशल क्वालिटी चाहिए आप में। जो सेल्फलेसनेस है ना, वो चाहिए आप में। मतलब अगर कल अभिषेक शर्मा और जायसवाल ओपनिंग कर लेता, गिल नंबर 3 पे आता, ऋतु नंबर 4 पे आता, फिर भी मैं समझ जाता। आप कोई कहेंगे कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जरूरी है। हाँ, जिम्बाब्वे के साथ भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जरूरी है। और एक मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट थे, जो 10-10 साल बड़े टीम के साथ ओपनिंग किया है। आप ये सोचो कि ये अभिषेक शर्मा का लिटरली तीसरा मैच है करियर में। दूसरे मैच पे ओपनिंग पोजीशन में आके उसने सेंचुरी मारा है, और अपने तीसरे मैच पे उसको नंबर 3 पे पुश कर दिया है। बिल्कुल भी फेयर डिसीजन नहीं था। जिस बैट्समैन ने अभी अभी ओपनिंग में आके सेंचुरी लगाया, उसका करियर बस स्टार्ट हो रहा है, उसका थर्ड मैच था कल, आप उसको नंबर 3 पे पुश क्यों करोगे? मतलब मुझे तो शुभमन गिल बहुत ही डेस्परेट लगा है, बहुत ज्यादा डेस्परेट लगा है। साफ साफ पता लग रहा है वो खुद को आगे रख रहा है, टीम को बाद में रख रहा है। क्योंकि अगर आप टीम के बारे में सोचो ना, ये जो कल का जो बैटिंग ऑर्डर था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, बहुत ही बिजार बैटिंग ऑर्डर था। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या संजू सैमसन फिनिशर है T20 में? क्या आप संजू सैमसन को एज ए फिनिशर देखना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। संजू को हम एज ए फिनिशर टीम में जगह भी नहीं दे सकते। ऑलरेडी उधर हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, शिवम दुबे भी है। संजू कहां से फिनिशर का रोल प्ले करेगा? जब 18th ओवर में शुभमन गिल आउट हुआ, शुभमन गिल 18th ओवर में आउट हुआ है, 2 ही ओवर बाकी था, किसको बैटिंग के लिए आना चाहिए था? रिंकू को आना चाहिए था, क्योंकि रिंकू फिनिशर। आपने संजू सैमसन को क्यों भेजा है? क्या सोच के संजू को 18th ओवर में भेजा गया है? मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि अगर हमारा फिनिशर ड्रेसिंग रूम में बैठा है, अभी तक बैटिंग नहीं आया है, और 18th ओवर में कोई भी विकेट जाए, तो फिनिशर को ही भेजना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि केकेआर का मैच चल रहा है, वेंकटेश अय्यर आउट हो गया, श्रेयस अय्यर और रसेल दोनों ही ड्रेसिंग रूम में है। 18th ओवर में वेंकटेश अय्यर आउट हुआ, आप रसेल को भेजोगे कि आप श्रेयस अय्यर को भेजोगे? आप रसेल को ही भेजोगे ना। तो कल संजू को भेजना चाहिए था, या फिर रिंकू को भेजना चाहिए था? रिंकू को भेजना चाहिए था। आप ये चीज क्या कर रहे हो? आप संजू का भी करियर खराब कर रहे हो, आप रिंकू का भी करियर खराब कर रहे हो। क्योंकि संजू फिनिशर नहीं है, उसका नेचुरल गेम ये नहीं है कि पहले ही बॉल से आके बड़ा शॉट खेले। क्योंकि 2 ही ओवर बाकी था, संजू के पास एक ही रास्ता था कि हर एक बॉल पे बैट घुमाओ। कल शायद संजू ने 7 बॉल पे 12 बनाया। अगर कल संजू 1-2 रन बना के आउट हो जाता बड़े शॉट मारते हुए, क्योंकि उसको रिस्क ही लेना था, क्योंकि 2 ही ओवर बाकी था, तब वो आया है। अगर संजू 1-2 बना के आउट हो जाता, फिर सब क्या कहते कि देख, इससे बैटिंग नहीं होता है, ये बनाएगा टीम में जगह, इससे कभी बैटिंग ही नहीं होता है। यही कहता ना, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कैसे सिचुएशन में संजू आया है, संजू को कौन से नंबर पे भेजा गया है, संजू कितने ओवर पे बैटिंग करने आया है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग बस स्कोर कार्ड देखेंगे सीरीज के बाद कि संजू ने कितना बनाया है। तो इस एक डिसीजन से ना, आप संजू का करियर भी खराब कर दोगे। आप उसको प्रेशर में डाल रहे हो कि जा जाके मारा भी, तू ही फिनिशर है। जब आपके पास रिंकू बाहर बैठा है, आप रिंकू को भेजो ना। ना रिंकू अपना पोटेंशियल डिस्प्ले कर पा रहा है, ना संजू अपना बेस्ट दे पा रहा है। सब कुछ मिला के पूरा जो बैटिंग ऑर्डर था ना, बस मैं ओपनिंग का बात नहीं कर रहा हूं, पूरा बैटिंग ऑर्डर ही कल गिल ने खराब कर दिया खुद ओपनिंग आके। शुक्र है कि ऋतुराज नंबर 4 पे आके अच्छा बैटिंग कर लिया अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। शुक्र मनाओ, क्योंकि उसके लिए भी वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। एक चीज तो सिलेक्टर्स को नोट करना पड़ेगा कि ऋतुराज ओपनिंग में आके T20 में सेंचुरी मारा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पिछले मैच पे नंबर 3 पे आया था, शायद 77 बनाया है 164 की स्ट्राइक रेट के साथ। कल नंबर 4 पे आया है। और जब ऋतुराज आया था ना, इंडिया का रन रेट बहुत ही कम था। ऋतुराज कल शायद 175 की स्ट्राइक रेट से 49 रन बनाए, हर एक पोजीशन में अच्छा किया है।
मतलब ऋतुराज का अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मतलब बीसीसीआई को एक तो क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि ऋतुराज का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 पोजीशन में अच्छा बैटिंग किया है। ऋतुराज ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। जो स्ट्राइक रेट पे सवाल उठता है, कल उस पोजीशन में आके ऋतुराज ही है जिसने रन रेट को बढ़ाया है और उसने टाइम बिल्कुल भी नहीं लिया है। हालांकि उसके लिए भी वो आइडियल पोजीशन नहीं था नंबर 4 पे बैटिंग करना। रियान पराग सिर्फ एक ही मैच खेला है, दूसरे मैच में था लेकिन उसका बैटिंग नहीं आया। अगर रियान पराग को कम से कम और एक मैच पे बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा अनफेयर होगा। फिर आपने उसको सिलेक्ट ही क्यों किया है स्क्वाड पे, अगर खिलाना ही नहीं था तो वो अपना पोटेंशियल को कैसे डिस्प्ले करेगा अगर उसको मौका ही नहीं मिलेगा तो। रियान पराग का जगह बनता है, एटलीस्ट लास्ट 2 मैच में तो जगह बनना चाहिए। आप शुरू से शुरू करते हैं, हरारे पे मैच था, इंडिया टॉस जीत के बैटिंग करता है। प्लेइंग 11 में बहुत सारे चेंजेस थे, ध्रुव जुरल की जगह संजू आ गया था, साई सुदर्शन की जगह शिवम दुबे और रियान परख की जगह आ गया था जसवाल। अब मुझे लगता था कि शायद अभिषेक और जसवाल को ओपनिंग आना चाहिए, गिल एट नंबर 3, लेकिन गिल और जसवाल ओपनिंग आता और पहले 4 ओवर में बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे, दोनों ही बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। जसवाल ने शायद पहली ओवर पे 2 चौका 1 छक्का मारा है, गिल ने भी अपने पहले ओवर पे बहुत ज्यादा 15 रन बनाया था। पहले 4 ओवर में 49 रन बन गया था, अगले 4 ओवर पे सिर्फ 18 रन बनता है, 18 रन। तो दोनों ही बैट्समैन थोड़ा प्रेशर पे आ गए थे, बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बीच में शायद 2-3 कैच भी छूट गए थे। मतलब बहुत ही खराब फील्डिंग करता है जिम्बाब्वे, शायद तीसरे मैच है ऑलरेडी 14-15 कैचेस तो इन्होंने मिनिमम छोड़ा है आज 3 मैच मिला के। 8 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 67, 4 ओवर के बाद 49 था, 8 ओवर का 67, लास्ट 4 ओवर में बाउंड्री नहीं आया और रन भी नहीं आ रहा था। आपका बैटिंग लाइनअप इतना लंबा है, इतना बैटिंग डेप्थ है, विकेट एक भी नहीं गिरा और रन रेट भी कम हो रहा है, ये उल्टा चल रहा था। तो आपको रन रेट बढ़ना था, क्योंकि अगर आपके हाथ में विकेट है और बैटिंग डेप्थ इतना ज्यादा तो आपका रन रेट ओवर के साथ बढ़ना चाहिए, कम होना नहीं चाहिए, लेकिन कम हो रहा था। इसके लिए जायसवाल बहुत ज्यादा इनोवेटिव शॉट खेलने का ट्राई कर रहा था, थोड़ा बहुत मतलब वो बहुत ज्यादा ये हो गया, फिक्स स्टेबल नहीं था, अनस्टेबल हो गया था कि अभी मारना है, क्योंकि शायद एक टाइम पे गिल 19 बॉल्स पे 27 था, उसके बाद गिल 27 बॉल पे 33 था। मतलब लास्ट 8 गेंदों पे गिल ने कुछ 5-6 रन बनाया था, तो गिल बहुत स्लो हो गया था। तो जायसवाल रिवर्स स्वीप खेलने का ट्राई करता है और विकेट देके जाता है। उसके बाद बैटिंग करना था अभिषेक शर्मा, 10 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 80। आप देखो अभिषेक शर्मा का एक ही नेचुरल गेम है कि उसको मारना है, ऊपर से शुभमन गिल बहुत ज्यादा स्लो हो गया था, बीच में बहुत ज्यादा स्लो हो गया, स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, फिर मिडिल फेज में बिल्कुल ही स्लो हो गया था। अभिषेक का नेचुरल गेम ही है मारना, फिर से वही जैसे पहले मैच में आउट हुआ था, शॉर्ट बॉल मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश करता है, डीप मिड विकेट के ऊपर से और कैच आउट। कुछ कह नहीं सकते, मतलब अभिषेक को मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता। एक तो गिल ज्यादा मार नहीं रहा था, ऊपर से उस जिस टाइप पे बैटिंग करना है उसको मारना ही था, क्योंकि रन रेट कम हो रहा था, विकेट बहुत ज्यादा बचा था, बहुत सारे बैट्समैन डगआउट पे बैठे, आपको मारना ही है, तो मार के आउट हो गया। हालांकि मतलब अगर अभिषेक शर्मा ना मेन टीम में नहीं आता, जो भी नेक्स्ट T20 सीरीज होगा, अगर उसके मेन टीम में अभिषेक शर्मा का जगह नहीं बनता है, वो इंडिया का लॉस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ऋतुराज बैटिंग करने आता है और मैं यही सोच रहा था कि ऋतुराज और शुभमन गिल लास्ट के 9 ओवर बैटिंग करेंगे T20 में। दोनों का ये आइडियल सिचुएशन नहीं है और दोनों सेट भी नहीं था, शुभमन गिल सेट थे थोड़ा बहुत, ऋतुराज तो अभी भी बैटिंग करना आया था, 9 ही ओवर बाकी था। क्या यार T20 में जब 9 ओवर्स ही बाकी है, आप कभी भी देखना चाहते हो कि ऋतुराज और शुभमन गिल एक साथ बैटिंग करे? शायद नहीं, वो आइडियल सिचुएशन नहीं है, वो फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। हम शायद लास्ट 9 ओवर पे ऐसे बैट्समैन को देखना चाहते हैं जो ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। तो मैं सोच रहा था शायद इंडिया 160 165 तक पहुंच जाएगा मन बना के, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ क्या क्लीन माइंडसेट के साथ आया है। मैं पहले भी जब स्क्वाड के एनालिसिस कर रहा था इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले, मैंने ये चीज कहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ को अपॉर्चुनिटी छीनना पड़ेगा। वो बस एवरेज परफॉर्मेंस करके टीम में नहीं आ सकता है, बस गुड बैटिंग के साथ नहीं आ सकता, उसको छीनना पड़ेगा। और ऋतुराज ने छीना है। कल जो बैटिंग ऋतुराज ने किया ना, आउटस्टैंडिंग बैटिंग था। एक इसलिए क्योंकि वो उसका आइडियल पोजीशन नहीं था, नंबर 4 पे बैटिंग करना है। दूसरा, जिस पोजीशन में वो बैटिंग करना आया था वहां से उसको बड़ा शॉट ही खेलना था, स्ट्राइक रेट को बढ़ा के ही खेलना था, क्योंकि बैट्समैन बहुत सारे पड़े थे। और ऋतुराज के लिए बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन था, कंफर्ट जोन के बाहर था, उधर आके 175 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करना अनबिलीवेबल खेला ऋतुराज ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने, मुझे तो लगता है ऋतुराज ने जो अपॉर्चुनिटी उसको मिला है, जो मैं बात कर रहा था, उसको छीनना चाहिए किसी से।
अगर ऋतुराज को जगह बनाना है तो उसको किसी का जगह छीनना पड़ेगा। मुझे लगता है वो छीन लिया है। आप किसकी जगह वो पता नहीं। मतलब सिलेक्टर्स क्या बोल के मना करेंगे ऋतुराज को? आप मुझे ये बताओ। चांस ही नहीं है। हालांकि शुभमन गिल की 50 के बाद लेग साइड पे बहुत सारे शॉट मारते हैं। 18 ओवर में जाके छक्का मारने की कोशिश करता है, उधर जाके आउट होता है। डिसेंट नॉक था, 133 के स्ट्राइक रेट पे शायद 63 बनाया। डिसेंट नॉक था, ऐसा नहीं खराब नॉक था। मतलब शुभमन गिल ने तो ये कंफर्म कर दिया कि मैंने रन बना लिया अभी। मेरे हिसाब से तो गिल को नंबर 3 पे आना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब 18th ओवर में जब शुभमन गिल आउट हुआ है तो संजू सैमसन बैटिंग करने के लिए आए। इसका जवाब मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी, क्यों संजू सैमसन आया बैटिंग करने 18th ओवर में। माना कि संजू को भी मौका मिलना चाहिए बैटिंग करने के लिए, लेकिन क्या है संजू का आइडियल फेवर है, आइडियल पोजीशन है। आप संजू को भी खराब कर रहे हो, आप रिंकू को भी अपना पोटेंशियल डिस्प्ले करने नहीं दे रहे हो, आप सबको खराब कर रहे हो। कल का जो भी बैटिंग ऑर्डर था ना, सबके लिए नुकसान ही हुआ है, सिर्फ गिल का फायदा हुआ है। सबके लिए नुकसान ही था। जो भी बैटिंग ऑर्डर में जो भी आया है, बस गिल के लिए फायदा हुआ है। शुक्र मनाओ कि ऋतु का रन नहीं, ऋतु का रन आ गया। अगर ऋतु का रन नहीं था, ऋतु के लिए भी फायदा नहीं होता बिल्कुल भी। फिर लोग कहते ही देख, ये यार ऋतुराज गायकवाड़ स्टार बनेगा, ये बैटिंग नहीं आता उसको, टुक टुक करता है। तो जो भी बैटिंग ऑर्डर में जो भी बैट्समैन आया ना, किसी के लिए भी फेवरेबल नहीं था। और संजू क्यों आया है? मतलब संजू को खुद बोल देना चाहिए था, मैं नहीं जाऊंगा, रिंकू को ही भेज दो। क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेके आया संजू। एक तो उसका जगह नहीं बनेगा जब ऋषभ पंत आ जाएगा, क्योंकि एक फेवर ऋषभ पंत पे करते बीसीसीआई, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो उसको अपना पोटेंशियल डिस्प्ले करने के लिए लास्ट के 12 बॉल पे उसको बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा हर एक बॉल पे, जो संजू का नेचुरल गेम नहीं है। 20 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर होता है 182। अब 182 जिम्बाब्वे कभी चेज नहीं कर पाता, ये तो हमें पता है। एक बैट्समैन जो थ्रू आउट द सीरीज मुझे अभी तक डिसअपॉइंट किया है वो है सिकंदर रजा। क्यों? मतलब सिकंदर रजा स्टार प्लेयर है उनके। आप आईपीएल में खेलते हो और आईपीएल में शायद 3 या 4 करोड़ में बिके थे सिकंदर रजा। आप इतने बड़े प्लेयर हो, आप कैप्टन हो टीम का, आपसे अभी तक 3 मैच हो गए, आपसे बैटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सिकंदर रजा से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन था मेरा एटलीस्ट, और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। हालांकि बॉलिंग पे विकेट बहुत ज्यादा लिया है। एक तो जिम्बाब्वे का फील्डिंग, मुझे पता नहीं कौन है इनका फील्डिंग कोच, हर एक इजी कैच छोड़ देता है। डिफिकल्ट तो कैच तो छोड़ ही दो, हर एक कैच छोड़ देता है। इंडिया का बॉलिंग एनालिसिस करके कुछ फायदा नहीं है। मतलब जिम्बाब्वे के साथ आप क्या ही टेस्ट कर लोगे बॉलर्स को, जो आएगा वही विकेट लेगा। हालांकि कल इन्होंने मुकेश को रेस्ट देके खलील को खिलाया, जो बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मुकेश ने अपने आप को प्रूव कर लिया। थोड़ा खलील को भी मौका मिलना चाहिए, थोड़ा गेम प्रैक्टिस मिलना चाहिए। खलील ने भी कल अच्छा किया। कल शायद रवि बिश्नोई थोड़ा एक्सपेंसिव थे। एक चीज जो मैं T20 वर्ल्ड कप के पहले से बोल रहा था, जब T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड एनालिसिस स्क्वाड रिलीज हुआ था, तभी मैंने कहा था कि शिवम दुबे का सिलेक्शन सिर्फ एज ए प्योर बैट्समैन हुआ है, एज एन ऑलराउंडर नहीं। आप कंफ्यूज मत हो, शिवम दुबे का सिलेक्शन टीम में एज ए प्योर बैट्समैन ही हुआ है। और मैंने ये चीज भी कहा था कि अगर T20 वर्ल्ड कप में आपको शिवम दुबे को बॉल देना पड़े, इसका मतलब ये है कि आप मैच हार गए हो। ऐसा अगर सिचुएशन आ जाएगा कि शिवम दुबे को बॉल देना पड़ रहा है, कि शिवम दुबे अभी तू मेरे को विकेट लेके दे, इसका मतलब है इंडिया मैच हार जाएगा, हार गया है। और रोहित शर्मा को भी ये बात पता था, इसलिए शिवम दुबे को बॉल दिया भी नहीं है। शिवम दुबे ऑलराउंडर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता नहीं कि कौन बेवकूफ लोग हैं जो दुबे को ऑलराउंडर मानते हैं। शिवम दुबे से 2000 टाइम बेटर ऑलराउंडर था सौरव गांगुली, और शिवम दुबे से 100 गुना बेटर ऑलराउंडर था केदार जाधव, जो आके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टाइम में ब्रेक तो देके जाता था। मतलब केदार जाधव बहुत बेटर रिलायबल बॉलर है शिवम दुबे से। जिम्बाब्वे के साथ मैच है तो 2 ओवर पे 27 रन देके गया है, और बॉल तो देख लो 120 का पेस है उसके पास। दौड़ के आके बस उसका बस एक ही है कि बॉल को मैं कैसे भी करके रिलीज कर देता हूं, बस मेरा काम तो यही है। हर कोई दौड़ के आके बॉल डालने वाला बॉलर नहीं होता है, किसी को समझना पड़ेगा। 11 प्लेयर खेलते हैं, आप किसी के भी हाथ में बॉल पकड़ दो वो भी दौड़ के बॉल डाल देगा या फिर स्पिन डाल देगा। बॉल तो सब डाल सकते हैं ना, किसको हाथ घुमा के बॉल डालना नहीं आता आप बताओ? शिवम दुबे का पेस है 120, 12 बॉल में 10 बॉल वो आधे पेस में डालता है। शिवम दुबे को लोग ऑलराउंडर मानते हैं, जिम्बाब्वे का 2 ओवर 27 खा गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होगा ना नेक्स्ट सीरीज पे, जब मेन प्लेयर्स पे आ जाएंगे, T20 सीरीज की बात कर रहा हूं, जब मेन प्लेयर्स पे आ जाएंगे, कि शिवम दुबे का सिलेक्शन कौन से बेसिस पे होता है, क्योंकि ऑलराउंडर के कोटा से उसका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस होगा जब नेक्स्ट T20 सीरीज, पता नहीं किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है या फिर न्यूजीलैंड के साथ है, जो भी हो, जब मेन प्लेयर्स वापस आ जाएंगे देखना पड़ेगा कि शिवम दुबे का सिलेक्शन कौन से बेसिस पे होता है।
इस सीरीज पे शिवम दुबे को बैटिंग मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना लंबा बैटिंग है, जो भी बैटिंग ऑर्डर है मतलब कभी भी कोई भी आ सकता है बैटिंग करने के लिए। तो शिवम दुबे को शायद बैटिंग भी नहीं मिलेगी इस सीरीज में। आप जो लास्ट 2 मैच बाकी है ना, मुझे सिर्फ एक ही चीज देखना है कि कहीं से भी कैसे भी करके रियान पराग के लिए जगह बनाओ प्लेइंग 11 में। 500 रन मार के आए, अगर वो एक मैच पे बैटिंग किया है, एक मैच पे जो उससे बैटिंग हुआ नहीं है, उधर किसी से भी बैटिंग नहीं हुआ है, तो उस बेसिस पे उसका करियर खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर जब मेन प्लेस आ जाएंगे रियान पराग का जगह नहीं बनेगा। एटलीस्ट उसको पोटेंशियल डिस्प्ले करने का एक मौका तो देना चाहिए। अगर हम 15 प्लेयर्स लेके जा रहे हैं स्क्वाड पे, एटलीस्ट सबको है ना, अगर छोटे टीम के साथ है तो सबको क्योंकि जिम्बाब्वे के साथ खेल रहे हैं हम तो एटलीस्ट 15 में से हर एक प्लेयर को एटलीस्ट दो दो मैच तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि रियान पराग एटलीस्ट एक मैच पे बैटिंग करना आए, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे 4 नंबर पे बैटिंग करना आए, अच्छा खेले। अगर मैं वीवीएस लक्ष्मण होता, मैं अगले 2 मैच के लिए शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ को रेस्ट देता, क्योंकि ऋतुराज ने अपने आप को प्रूव कर लिया, कोई बात नहीं। और शुभमन गिल को भी मैं रेस्ट दे देता, अभिषेक और जायसवाल को ओपनिंग भेजता, क्योंकि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 पे मैं किसी और को भेज, साई सुदर्शन को भेज देता, और नंबर 4 पे रियान पराग। मैं गिल को रेस्ट दे देता। अब गिल कहेगा कि मैं क्यों रेस्ट लूं, मेरा टी20 में जगह नहीं बन रहा है। टीम को हमेशा आपको ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि एज ए मतलब वो कैप्टन है, उसको कैसे आप रेस्ट दे सकते हो। शायद आपको पता नहीं है, रोहित शर्मा ने भी, मुझे सीरीज याद नहीं आ रहा है, एक सीरीज था छोटी टीम के साथ था, रोहित शर्मा ने लास्ट 2 मैच या लास्ट 1 मैच पे रेस्ट लिया है, ताकि हर एक यंगस्टर जो भी स्क्वाड में उसको मौका मिले। मुझे वो सीरीज याद नहीं आ रहा है। रोहित शर्मा ने किया है, बहुत सारे कैप्टन ये करते हैं कि यंगस्टर को मौका देने के लिए खुद रेस्ट लेते हैं। जब सीरीज चल रही तब 1-2 मैच खेल के कैप्टन रेस्ट ले लेता है, किसी और स्टैंड बाय को कैप्टन बनाता है कि तू जाके खेल, ताकि यंगस्टर को मौका मिले। गिल इन सब में सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है। इन टर्म्स ऑफ मैच गिल सबसे एक्सपीरियंस्ड इन सब प्लेयर में से। गिल को रेस्ट देना, खुद को रेस्ट लेना चाहिए, और ताकि यंगस्टर को मौका मिले, वरना 15 मेंबर्स में इनको सिलेक्ट करके फायदा क्या हुआ है। जितना मुझे समझ में आया ना, अगर गिल कैप्टन भी बन जाए फ्यूचर में, वो बहुत ही सेल्फिश कैप्टन होने वाला है। और पता नहीं, या फिर मतलब अच्छा कैप्टन बन सकता है, अच्छा प्लेयर तो है वो, उसमें नो डाउट, बैट्समैन तो बहुत बढ़िया है उसमें भी नो डाउट। लेकिन जो भी डिसीजन वो लिया है ना कल, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया अपना जगह बनाने के लिए, वो टीम के बारे में नहीं सोचा है। हमेशा एक प्लेयर को, चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे आपका फॉर्म जो भी हो, आपको हमेशा टीम को ऊपर रखना है, फिर आपके बारे में सोचना है। सब कहते हैं, आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप शुभमन गिल का फैन हो, मैं भी उसका बैटिंग का फैन हूं, ब्यूटीफुल बैटिंग करता है, उसमें तो नो डाउट क्लास है, जनरेशनल टैलेंट है। कभी कभी आता है ऐसा बैट्समैन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैं इसके बिल्कुल भी, कल का जो भी बैटिंग ऑर्डर था, मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूं इसके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।